हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है ना, और व्यस्त होंगे। आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अभिघटना चक्र का एक समान ज्ञान का जो है नया बुक लॉन्च हुआ है। तो उसी में हम आपके साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के टॉपिक को लेकर आए हैं और प्रयास करेंगे कि इसको एक ही पार्ट में क्या कर दें, समाप्त कर दें। ये आपके लिए जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और अदर वनडे एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए बहुत ही आप लोगों के लिए आशा होपफुल होंगे, बहुत ही उम्मीदें होंगी। और यहाँ से क्विक रिवीजन के लिए एकदम मात्र 10 ही पेज में पूरे फिजिक्स को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस कि हमने एक पार्ट अपने चैनल पर वीडियो अपलोड भी कर रखा है, तो जो ना देखे हो वहाँ तो देखिए विज्ञान, ठीक है ना। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस की उत्पत्ति सेंटेरिया नामक शब्द से हुआ है। सेंटेरिया एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये बता चुके थे। इसके 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट की यदि मैं बात करूँ तो आप जानते हैं पहला तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसके तहत मैं फिजिक्स के लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के जो जनक कहा जाता है वो न्यूटन को कहा जाता है। किसको? न्यूटन। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन को हटा दिया जाए तो आधा फिजिक्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए मात्रक पहली हमारी हेडिंग है। तो मात्रक से पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक राशि क्या है। संसार की वह सभी वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जा सके वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि। अब इन्हीं भौतिक राशियों को मापने के लिए, क्योंकि जब तक हम भौतिक राशि नहीं जानते तब तक हम आपको बताते कैसे भैया कि मात्रक क्या काम करता है। तो संसार की वह सभी वस्तुएं जिन्हें मापा जा सके, तौला जा सके, क्या कहलाएंगे? भौतिक राशि। और इन्हीं भौतिक राशियों को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूनिट, ठीक है ना। मात्रक, मात्रक का अन्य नाम इकाई भी है भैया। मात्रक के अन्य नाम क्या है? इकाई, ठीक है ना। इंग्लिश में मात्रक को यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो देख लेते हैं यूनिट के बारे में क्या है। वैसे ज़्यादातर आप जानते ही हैं, कह रहा है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है ना, एक मानक की आवश्यकता होती है और उसी मानक को क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। आपको हमने भी पढ़ा रखा है, इसका वीडियो बना हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर द्रव्यमान है तो किलोग्राम में नापेगा, दूरी है तो मीटर में नापा जाएगा। तो ये फिक्स किया गया कि विभिन्न भौतिक राशियों के लिए एक फिक्स मात्रक किया गया, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित प्रमाण माना गया जिसे क्या कहते हैं? मात्रक। देखिए मात्रक के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक मूल मात्रक, फंडामेंटल और बेस यूनिट, और एक जो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। मूल मात्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब देखिए मूल मात्रक का डिफिनेशन नहीं दे रखा, तो मूल मात्रक का डिफिनेशन क्या होता है आप पहले ही जान जाइए। वह मात्रक जो परस्पर स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो परस्पर स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और साथ ही मूल भौतिक राशियां होती हैं। पहले देखिए यहाँ दे रखा भैया मूल राशियां, ये है मूल मात्रक, ये है प्रतीक, ठीक है ना। तो 7 जो है मूल राशियां हैं। नंबर 1 लंबाई, 2 पर द्रव्यमान, 3 पर समय, 4 पर विद्युत धारा, 5 पर ताप, 6 पर पदार्थों का मोल, 7 पर ज्योतिर्विद्या। तो हमको आपको बताना है कि भैया लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई के लिए एक प्रमाण फिक्स किया गया कि लंबाई होगा तो मीटर में नपेगा। किस में नपेगा? मीटर में। और लंबाई को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और मीटर को एम से, ठीक है ना। द्रव्यमान को एम से, क्योंकि इंग्लिश में मॉस कहते हैं, और इसको किस में नापेंगे? किलोग्राम में, ठीक है ना, जिसमें भार हो गए द्रव्यमान होंगे। समय को टी से सेकंड करते हैं और इसको सेकंड, इसका मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। आगे चौथा नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर से, ए से प्रदर्शित करते हैं।
ताप सभी लोगों को पता है, ताप को केल्विन से करते हैं और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थों का मोल मोल होता है। ज्योत तीव्रता और ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। आपसे देखिए प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। मूल राशि की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 7। मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तब भी आप कितना बताएंगे भैया, 7। कितना बताएंगे, 7। ठीक है ना। तो ये मूल मात्रक हैं। इन 7 को छोड़कर जो भी मात्रक प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मूल मात्रक नहीं है। मान लीजिए पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया भैया, निम्नलिखित में से कौन से मूल मात्रक नहीं है। कौन से मूल मात्रक, पहला मीटर दे दिया, सेकंड दे दिया, एम्पियर दे दिया और क्या दे दिया, मीटर पर सेकंड दे दिया। तो आपके इसमें से ये पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है, तो बताएंगे मीटर पर सेकंड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मीटर भी है, सेकंड भी है, एम्पियर भी है, लेकिन मीटर पर सेकंड ये मूल मात्रक नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक ना, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद भी रखना है कि कौन से मूल मात्रक हैं कौन से नहीं। ज़्यादातर याद रखिएगा कि भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती है, 7। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। इसमें से ये प्रश्न पूछता है कि चारों में से कोई एक विकल्प को गायब कर देगा और पूछेगा कौन से मूल राशियाँ नहीं है। आगे बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो वह राशियाँ जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, तो वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है ऐसे सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के संयोजन से व्यक्त किया जाए या प्राप्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। निम्नलिखित व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे समतल कोण। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है भैया, रेडियन। घन कोण का स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना। आवृत्ति का हार्टेज होता है। बल का न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आगे बल के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किसी वस्तु के लगने वाला बल और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, बल को एफ से। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। प्रतिबल या दाब का मात्रक पास्कल होता है। देख लीजिए यहाँ जूल, कार और ऊष्मा, इनके भी मात्रक क्या होते हैं, जूल होता है। क्या होता है भैया, जूल होता है। तो आपसे जैसे यहाँ एक साथ दे दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है कि आपसे पूछेगा एनर्जी, ठीक है ना, वर्क और हीट, इनका मात्रक क्या होता है, तो आप सबका बताएंगे कि जूल होता है। ठीक है ना। और एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। कितना होता है, अर्ग होता है। ये भी अभी आगे मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें इतना था। अब चलते हैं दूसरे पेज को ले लेते हैं कि दूसरे पेज में क्या है। तो दूसरे पेज को देखते हैं। अन्य भी व्युत्पन्न मात्रक हैं। देखिए इसमें वही व्युत्पन्न मात्रक बताए गए हैं जो पूछे जाते हैं। अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताएंगे कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जा रहे हैं। कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, पता नहीं कितने बार वनडे एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आपके लिए ग्रुप डी के लिए ये जो क्विक रिवीजन है साइंस का, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है ना। आगे देखिए विद्युत चालकता का मात्रक, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है ना। पेरका तत्व का मात्रक हेनरी होता है। तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ज्योत तीव्रता का मात्रक लुमेन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, लुमेन। ठीक है ना। अब आगे देखिए प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। क्या होता है, लक्स मीटर होता है जो प्रकाश के उसको भी नापता है भैया। ठीक है ना। तो प्रदीप्त घनत्व का, उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिव की सक्रियता को नापने के लिए पेकुलर एक होता है, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और आवेशित विकिरण को नापने के लिए ग्रे का प्रयोग होता है। और विकिरण के समतुल्य नापने के लिए सीवट का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए तीनों आपको थोड़ा से नए मिल रहे होंगे, तो इनको
थोड़ा ज़्यादा बार केयर कीजिएगा कि कभी कभार आ जाते हैं वनडे एग्जाम में तो ये छूट जाते हैं, ज़्यादातर लोगों से हो नहीं पाते हैं। रीज़न ये होता है कि इस पर ये सब नए शब्द हैं, ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, लक्ष्य को भी नहीं ध्यान देते हैं कि प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्ष्य होता है। ठीक है ना, यहाँ आपको सीधे सीधे पढ़ने हैं। क्विक रिवीजन को वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं, मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दिए गए हैं और मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है ना, तो ये होता है एसआई का फुल फॉर्म। तो कह रहे हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य प्रणाली क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है ना, तो ये एसआई पद्धति की मात्रक की प्रणाली। वैसे मात्रक की जो प्रणाली होती है वो 4 प्रणाली होती है भैया। ठीक है ना, मात्रक की कितनी प्रणाली होती है? 4 प्रणाली होती है, हम बता दे रहे हैं। जो मात्रक की प्रणाली होती है यहाँ पर दिया नहीं तो हम दिखा दे रहे हैं आपको मात्रक की प्रणाली। ठीक है ना, तो मात्रक की जो प्रणाली होती है ना भैया, प्रणाली वो 4 होती है। प्रमुख 3 होती है लेकिन वो कुल 4 होती है। पहला होता है यम के यस प्रणाली। कौन सा होता है? यम के यस। दूसरा सीजीएस प्रणाली होता है और तीसरा जो होता है एफपीएस होता है और चौथा क्या होता है? एसआई। यम के यस के ही प्रचलित रूप को एसआई पद्धति कहते हैं। यम के यस के ही प्रचलित रूप को एसआई पद्धति कहते हैं। प्रचलित रूप को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति। यम का मतलब है भैया कि यम के यस पद्धति में ये कहा गया कि जो दूरी होगी वो मीटर में होगी। किस में होगी? मीटर में होगी। और जो द्रव्यमान होगा किस में होगा भैया? किलोग्राम में होगा। किस में? किलोग्राम में। और जो समय होगा वो आपका सेकंड में होगा। किस में होगा? सेकंड में होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखिए दूसरी बात, अगर सीजीएस प्रणाली की हम बात करेंगे तो यहाँ दूरी जो हमारी हो जाएगी किस में हो जाएगी? सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में जो बात की गई है, जो हमारी दूरी होगी वो सेंटीमीटर में रहेगा और जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा। सॉरी, किलोग्राम में तो उसमें था। और जो समय होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है ना, किस में होगा? सेकंड में। अब तीसरे प्रणाली की बात करते हैं तो तीसरा प्रणाली हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है एफपीएस। तो दूरी तो यहाँ फुट में हो जाती है। किस में? फुट में। और द्रव्यमान यहाँ पाउंड में हो जाता है। किस में? पाउंड में द्रव्यमान। और समय सेकंड में होता है। तो पूछेगा कौन सा भौतिक राशि जो तीनों प्रणाली में उसकी मात्रा क्या होती है? एक समान होता है। तो समय एक ऐसी भौतिक राशि है जो इनके तीनों ही प्रणाली में इनका मात्रा क्या होता है? समान होता है। एसआई पद्धति क्या होता है भैया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एसआई पद्धति बोलते हैं। यही सर्वमान्य है इस समय। तो यम के यस पद्धति के प्रचलित रूप को ही क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। जैसे बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल। इसी तरीके से ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक ना, एसआई पद्धति के हैं। तो एमकेएस को ही क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति को ही कहते हैं आपको एसआई पद्धति। ठीक है ना, तो अब चलते हैं, देखते हैं जो यहाँ पर हमारा चल रहा था। ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ध्यान देते हैं, देखिए क्या है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष एक जो है दूरी का मात्रक। सबसे पहले ये जानिए कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप बताएंगे दूरी का मात्रक है। ठीक है ना, कह रहे प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि लगभग ऑलमोस्ट 10⁻16 मीटर। कितना? 10⁻16 मीटर। कहीं कहीं ये भी मिल जाता है। वैसे आप मोस्टली इसकी एग्जैक्ट मान को ही याद रखिए। और एग्जैक्ट मान यही है कि भैया एग्जैक्ट मान इसका क्या है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप बताएंगे कि सर जी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि 9.46 × 10⁻15 मीटर।
ये भी पूछा जाता है, एक नटकल मील बराबर पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे आते हैं, मेगावाट जो है बिजली मापने की इकाई है। ठीक है ना। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। ये प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि 1 मेगावाट बराबर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसको आप मोस्टली ध्यान दीजिएगा कि 1 प्रकाश वर्ष और 1 मेगावाट। आगे आते हैं, क्यूसेक को देखते हैं, क्योंकि फास्ट डिवीजन है तो सारे मात्रक नहीं दिए गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो देखिए, यूसेक का जल प्रवाह नापने के लिए होते हैं। बीच में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि यूसेक का प्रवाह किसको, तो जल प्रवाह के नापने के लिए किया जाता है। 1 यूसेक बराबर होता है 28 दशमलव, ये पूछा जा सकता है आने वाले पेपरों में, तो इसको ध्यान रखिएगा भैया। 1 यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। आगे देखते हैं, डबसन ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए वायुमंडल में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे डबसन का प्रयोग करते हैं। 1 डबसन बराबर होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले से इसमें हाईलाइट किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है फोर्स। ठीक है ना। फोर्स का सीजीएस पद्धति में, ठीक है ना, इनका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और आप याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है ना। इंटर में फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ प्रूफ करवाया गया होगा, एक बीमा विधि द्वारा एक मात्रक को दूसरे मात्रक के पद्धति में बदलना। बल का ऐसा ही पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ मोस्ट 3-4 भैया पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको आपको याद रखना है। जैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनेंगे फिक्स, एक क्वेश्चन आना ही आना है ग्रुप डी में, तो अच्छे से केयरफुल्ली से ध्यान दीजिए भैया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या भैया, आगे आते हैं बल एवं गति, मोशन एंड फोर्स। तो मोशन और फोर्स से संबंधित ये टॉपिक है। तो फोर्स के बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ पर पहले तो राशि दे दी गई है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को आप जानते हो क्या कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि। अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ये कह रहे हैं अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे दूरी, आयतन, ठीक है ना, और द्रव्यमान, घनत्व, ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक है ना, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल इत्यादि। तो वो सभी चीज़ें जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं होती है, तो सब क्या कहलाते हैं भैया, वो सब कहलाते हैं कौन सी राशियाँ, अदिश राशियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अब सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए प्रमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए, सदिश राशियाँ वह भौतिक राशियाँ हैं जिनमें प्रमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आवेग, समय, वेग, बल, त्वरण, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल क्षेत्र, ये सब क्या हैं, सदिश राशि हैं। कैसी राशि हैं भैया, सदिश राशि हैं। इसमें से पूछ लिया जाता है, 3 आपको दे दिया जाएगा, कोई एक पूछ लेगा कि सदिश राशि है क्या, अदिश राशि। तो जिनमें प्रमाण और दिशा दोनों होगी। प्रमाण का मतलब जैसे आपको कहा जाए कि 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाना है, तो दिशा भी मिल गया, प्रमाण भी मिल गया। 2 किलोमीटर जाना है तो आप चाहे जिधर से घूम कर चले आइए, बस केवल आपको 2 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो जो आपको क्वांटिटी दी जाती है वो प्रमाण हो जाती है, अगर उसके साथ कोई आपको निर्देश दिया जाए तो वह डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आते हैं, गत की तो डिफिनेशन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट का रिवीजन है, जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से ही पूछा जा रहा है, तो वहीं से ज़्यादातर कहा गया है। तो चलिए आते हैं गत। तो आप जानते हो गत किसी वस्तु की वह प्रक्रिया जो समय के साथ अपनी अवस्था को बदलता रहे, अपनी स्थिति को बदलता रहे, क्या कहलाता है, गत कहलाता है। तो गत को लेकर न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए हैं गत संबंधित। ठीक है ना। यही थे भैया, ये बहुत ही, इसलिए इनको क्या कहा गया, फिजिक्स ऑफ फादर। तो देखिएगा, न्यूटन के गत विषयक का नेम देख लेते हैं। तो न्यूटन के जो गत विषयक का नेम है, तो देखिए न्यूटन के ये
नहीं कलर अच्छा नहीं है भाई, दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं तो हमको अच्छा कैसे लगेगा। न्यूटन के गत विषयक का नेम देखिए, तो न्यूटन का यहाँ पूरा नाम दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणा का आधार पर गत विषयक के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने गैलीलियो की धारणा को उकर कर 3 नियम गत के संबंधित दिए गए हैं। तो प्रथम नियम न्यूटन का देख लीजिए, न्यूटन के गत के विषय का, इसमें कभी नेम नहीं पूछता है, बस केवल एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। जितना ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद होगा आपके लिए उतने ही फायदेमंद होंगे, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आपके होंगे तो उससे ज़्यादा आपके उतने ही फायदेमंद होंगे। न्यूटन के प्रथम नियम में न्यूटन ने ये कहा था कि यदि कोई वस्तु अपने विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा, और गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगा। जब तक, कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा एक समान वेग से गत अवस्था में रहती है, जब तक कि कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न करता है। तो देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यहाँ देखिए फिजिक्स है तो फिजिक्स में ग्रीक शब्दों का भी वर्णन होता है, तो इसलिए शब्दों को थोड़ा सा मिलाकर एक कठिन बना दिए हैं। हम बताते हैं, न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में ये कहा था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा, गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना। और न्यूटन के गत के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गैलीलियो की धारणा को ही कर क्या किया था, गैलीलियो की धारणा को ही ऑब्जर्व कर ये गत के संबंधित नियम दे डाले। जैसे आम की डाली को अगर हम हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाता है, ये न्यूटन के गत का प्रथम नियम है, न्यूटन के गत का प्रथम नियम है। जैसे आप मान लीजिए बैठे हैं, जब गाड़ी चलती है तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं, आप पीछे की ओर हो जाते हैं, और मान लीजिए गाड़ी चल रही है और एक ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं ना, गिर पड़ते हैं। तो ये किस पर, ये न्यूटन के गत के प्रथम नियम पर है। ये न्यूटन के गत के किस नियम पर है भैया, प्रथम नियम पर है। जैसे आप नाव से कूदिए तो नाव पीछे की ओर भागने लगती, ये तृतीय नियम है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं भैया, न्यूटन के गत के प्रथम नियम देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर जो होता है उसके लगने वाले बल के क्या होता है, बराबर होता है। न्यूटन के गत के द्वितीय नियम है। तो पहला नियम तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा उतना है नहीं। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, और देखते हैं संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, उस पर आरोपित बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। पूछेगा न्यूटन के किस नियम में संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम में, न्यूटन के दूसरे नियम में। आगे आते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है भैया, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कह रहे इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है जितना कि पहले लगाता है। जैसे हम आपको बताएं, अच्छा द्वितीय नियम में जैसे कैच लेते समय अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं ना, वो है, और बंदूक पीछे की तरफ क्या करती है, झटका देती है, ठीक ना। ये तृतीय नियम में आ जाता, द्वितीय में नहीं आता भैया, ठीक ना। आगे देखते हैं, तो द्वितीय नियम तृतीय नियम देखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जैसे रॉकेट का लॉन्च किया जाना, ठीक है ना, ये न्यूटन के तृतीय नियम में तृतीय नियम में आता है। और नाव से कूदने पर नाव पीछे हट जाती है, ये भी तृतीय नियम पर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रथम नियम है, प्रथम नियम पर ही बन जाते हैं या तो तृतीय नियम में। प्रथम नियम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। और तृतीय नियम में ये पूछता है कि न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल पढ़ने, डिफिनेशन नहीं पढ़ने हैं। और ये पूछेगा न्यूटन के किस गत के नियम में जो है संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम में होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है तो फोर्स, और इससे लेकर बस इतने ही थे, ठीक है ना।
तो गति से संबंधित ही इतना था। अगला है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। तो यहाँ देखते हैं भैया कार्य वर्क किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कार्य वह भौतिक राशि है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में विस्थापित किया जाता है। यानी सीधी सी बात है, मैं किसी पुस्तक को उठा रहा हूँ तो मान लीजिए मैंने 10 ही सेंटीमीटर उठाया, लेकिन पुस्तक को उठाने में पुस्तक है, या हमने 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाया तो कुछ ना कुछ तो बल लगा ना। तो ये जो कार्य है W बराबर वर्क बराबर F इंटू डी होता है, ठीक है ना, किया गया कार्य और उसके द्वारा विस्थापित दूरी। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और F इंटू यस होता है, जहाँ यस विस्थापन दूरी होता है। कार्य एक अदिश राशि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कार्य का बीमा क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक जूल होता है, बीमा होता है यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, ये इसकी बीमा होती है। क्या होती है, बीमा होती है, ठीक है ना। आगे शक्ति और सामर्थ्य को देखते हैं। कह रहा किसी मशीन, शक्ति क्या होती है, आपकी कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो कह रहा है किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय, और सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P तो आपका पावर हो गया, W आपका वर्क हो गया, T क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है ना। और सामर्थ्य भी क्या है, एक अदिश राशि है। सामर्थ्य भी क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड या वाट होता है। याद रखिएगा जूल सेकंड या क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही याद रखना, सदिश राशि की अदिश राशि, इनके मात्रक क्या होते हैं। न्यूटन के गति से संबंधित आप तीसरे नियम को और प्रथम नियम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस करिएगा, यहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके बनेंगे। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या हमारा टॉपिक आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी। तो एनर्जी आ जाएगा तब एनर्जी के प्रकार आएंगे ना। तो आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, एक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा की बीमा भी यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा दिया गया है क्योंकि जो हम रिवीजन कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो आने वाले ग्रुप डी के लिए हमारे क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो उसी को लेकर कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न, बाकी फंडामेंटल साइंस के हमारे वीडियो यूट्यूब पर पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर एकदम डिस्क्रिप्टिव से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ क्विक रिवीजन में है, और क्विक रिवीजन के साथ एग्जाम जो रिवीजन होता है वहाँ पर सारी चीज़ों पॉइंट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इस सरल भाषा है, ठीक है ना। कह रहा किसी गतिमान पिंड और उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। विवेक से गतिशील किसी यम द्रव्यमान वाले पिंड का गतिज ऊर्जा हाफ यम भी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होता है हाफ यम भी स्क्वायर। कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा की बीमा ही होगी, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ही होगी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं भैया, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। तो किसी वस्तु की और उसकी स्थित आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, या PE या U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर होता है mgh, जहाँ m आपका मास है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h उसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। यह लंबवत दूरी है। आप ये भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि क्या होता है कि तनी हुई कमाने की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, बांध कर बिना रोके जल की ऊर्जा, ठीक है ना। बांध बनाकर
रोके गए जल की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध वगैरह में देखिए जल को रोका जाता है और आवश्यकता अनुसार क्या होता है, इनको छोड़ा जाता है। देखिए ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरणों को रखे हैं, तो इन पर हमने आपसे पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ भी ऊर्जा रूपांतरण के में हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे कि इनका ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है ना। कह रहा जो पंखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा, वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बोलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे पंखा होता है ना, गर्मी लगता है तो हम लाइट होता है तो जलता है, लाइट से जलकर उसका मोटर घूम कर किस में प्रभावित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना। आगे देखिए विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ते रहिएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कई बार पूछा गया भैया। अब देखिए मोमबत्ती, लोग इसको बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि मोमबत्ती जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जब ये एग्जाम में आ जाएगा ना, तो वहाँ से जो आएंगे, जो स्टूडेंट इसको कर लेंगे, वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएंगे? बहुत ही आगे हो जाएंगे। क्योंकि लोग डायनमो, लाउड स्पीकर और विद्युत सेल इन सब पर सीमित अटक जाते हैं, मोमबत्ती पर केयर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है भैया, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। आगे डायनमो को देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अरे डीजे उजे लगाकर खूब डांस लगते करते हैं ना डीजे वाले, भैया मेरा गाना बजा दो, यही है। आप देखिए उसको विद्युत देते हैं, लाउड स्पीकर को आप लोग विद्युत से जोड़ते हैं और उसके बाद मोबाइल लगाए, फिर वो ध्वनि जो जो डांस करेगा, जो जो ध्वनि उत्पन्न करेगा कि पूछो मत। सबका अलग अलग फेवरेट है ना, किसी का भांगड़ा, किसी का नागिन, ठीक है ना, सारी चीज़ें। चलिए आगे देखिए सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये चीज़ें हो गई, और कुछ ऊर्जा का रूपांतरण को लेकर है, तो उनको भी देख लेते हैं क्या क्या है। आगे देखिए स्टीम इंजन है, तो स्टीम इंजन को भाप इंजन बोलते हैं भैया। कौन सा इंजन? भाप इंजन। जेम्स वाट ने पहला भाप इंजन का खोज बनाया था ना। पहले देखिए कोयला को डालते थे, ऊष्मा निकलता था और फिर यांत्रिक होती थी, फिर हमारी ट्रेन क्या करती थी? सफ़र किया करती थी। तो वही चीज़ें कह रहा स्टीम इंजन यानी भाप इंजन। ऐसा नहीं कोई नया शब्द है आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ये ऊष्मा को किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। आप देखिए टरबाइन क्या करता है भैया? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अगर सूर्य जब लालमा हो तो सुबह अगर हम योगा करते तो उसमें जो हमको मिलता है ऑक्सीजन, वो प्योर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इस समय प्रकाश फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना सुबह उठकर सूर्य भगवान से पहले हमको उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बातें हैं, ठीक है ना। सूर्य की उपस्थिति में पौधे सांस लेते हैं। तो क्या करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन भैया? प्रकाश संश्लेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक जनित का मतलब आप विवेचित मत हो जाइए भी। यांत्रिक जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये देखिए भैया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। चक्की में देखिए मोटर लगा होता है और हमारी गेहूँ यांत्रिक ऊर्जा में होती है, तभी जो हमारे जाता चलते हैं और गेहूँ को पीस देते हैं, ठीक है ना। डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? जिसमें घूर्णन होगा, चाहे जो मशीनें होंगी जिसमें घूर्णन और इस मोशन होंगी, वो यांत्रिक ऊर्जा को रिफॉर्म ही करेंगे, ठीक है ना। वो चाहे जैसे आप डीजल डालोगे तो भाई डीजल जो है, ठीक है ना, डीजल क्या है? मेथेन और एथेन के मिश्रण है। तो जब मिश्रण है पेट्रोल और डीजल तो ब्यूटेन है, पेट्रोल तो ब्यूटेन है। तो ये सब क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। और रासायनिक ऊर्जा को जब आप यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो वो सारी चीज़ें जो घूर्णन करेंगी वो यांत्रिक ऊर्जा में रिफ्यू करेंगी। चाहे मेरा पंखा हो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और चाहे हमारा क्या हो डायनमो हो। डायनमो देखिए यांत्रिक ऊर्जा, घूमा तो यांत्रिक ऊर्जा, और फिर लाइट दे दिया तो विद्युत ऊर्जा में बदल गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या है?
तो इसको देख लेते हैं भाई। इसी में तो कैपिटल जी और स्मॉल जी आएगा ना, सारा गेम तो इसी में होगा भाई। तो देखते हैं, ग्रेविटी को देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में बहुत बड़ा क्या है, चुंबक होता है। और अगर हमारा वेट 60 किलो है तो मैं पृथ्वी पर यदि 60 किलो के वेट से खड़ा होता हूँ तो पृथ्वी हमको रोकने के लिए 60 किलो की वेट लगाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं ग्रेविटी क्या है। कह रहा है गुरुत्वा से आशा है कि उस गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वा से आशा है उस गुरुत्वाकर्षण बल से जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचता है, ठीक है ना। न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा नीचे तो कहे सेब भाई ऊपर क्यों नहीं गिरता है। तभी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नेम को अपने लॉन्च कर दिया। उन्होंने बताया कि गुरुत्व है क्या, वो उन्होंने ये भी बताया कि चाहे जो वस्तु हो यदि आप फेंकेंगे वो तब तक बाहर नहीं जाएगा, वो पृथ्वी पर आकर गिरता रहेगा जब तक गुरुत्वीय क्षेत्र को पार ना कर जाए। अब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए हमको पलायन वेग चाहिए कि कोई वस्तु हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजें और वो पलायन वेग को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए और ब्रह्मांड में चला जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र में कभी वो यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तो वह पृथ्वी पर नहीं आएगा और ब्रह्मांड में चला जाएगा। तो जिस तरीके से हमारे क्या होते हैं, हमारे स्टार और ग्रह घूमते रहते हैं उसी प्रकार से वो भी घूमेगा। आगे ये कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण को, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिनेशन डीप में नहीं जाएंगे। डीप में जाने के लिए हमारे वीडियो के लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ आप देखते रहिए, साइंस के पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो इतने डीप जाने की हमको कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। तो जहाँ टॉपिक आ रहा है वहाँ बता दे रहे हैं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, जी से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल जी का मान 9.8 होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कई बार पूछा गया है। और ये भी याद रखिएगा कहीं कहीं स्मॉल जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड लगभग। अब आप लोग बताइएगा भैया कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 10 की घाते -11 मात्रक आप लोग बता दीजिए। इतना तो हम बता दिए आप लोगों को, ठीक है ना। आगे देखिए, ये पूछता है कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है भैया, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। पूछा जाता है जी का मान कहाँ पर सर्वाधिक होगा, तो आप बताएंगे पोल पर उसके सर्वाधिक होगा, पोल्स पर यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तथा भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। दो याद रखिएगा, एक ध्रुव पर जो जी का मान है, जी का मान जो है भैया अगर ध्रुव पर बात किया जाए, पोल पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। ध्रुव पर क्या होता है, तीर ऊपर तो अधिक। और यहाँ पर देखिएगा भूमध्य रेखा पर इसका क्या होता है, भूमध्य रेखा पर अगर तीर नीचे है तो कम होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, चर्चा करते हैं कि लिफ्ट पर आप अपने भार का कैसे क्या घटना होगी, कि लिफ्ट पर आपकी क्या प्रभाव पड़ेंगे, कि लिफ्ट को लेकर आपको देखते हैं कि लिफ्ट पर कौन कौन सी घटना होती है उसको देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है लिफ्ट में पिंड का भार, मान लीजिए लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो यात्री को क्या आभास होता है, यात्री को ऐसा लगता है कि मेरा भार कम हो रहा है, कम है, ठीक है ना। कह रहा है जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। ये देखिए हमको आभास होता है, जैसे मैं लिफ्ट में मान लीजिए बैठा हुआ हूँ, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा तो हमको ऐसा लगता है कि क्या है, हमारा भार कम प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि उसका भार क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक ही हो गया कि जब लिफ्ट टूट जाता है, जब लिफ्ट क्या हो जाए, टूट जाए, मान लीजिए एकाएक टूट जाए तो उस समय क्या होता है, आदमी का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है वो जीरो हो जाता है, द्रव्यमान वही रहता है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन नहीं दिया गया है इसमें, तो उसको हमने आपको बता दिए। तो दो कंडीशन महत्वपूर्ण है, दोनों ही दे रखे हैं क्विक रिवीजन में, तो आप दोनों इन दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, भार आप घटता हुआ प्रतीत होगा, और लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो बढ़ता हुआ। यदि अचानक लिफ्ट मान लीजिए क्या हो जाए, टूट जाए या बीच में आकर कहीं पर रुक जाए तो आपका जो होता है भार जीरो हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, ठीक। आगे देखते हैं पलायन वेग क्या है भैया। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे हम पृथ्वी पर किसी चीज़ को फेंकें और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए,
वह को क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। कह रहा पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। अब मान लीजिए हमको पिंड का मतलब ढेला होता है। क्या होता है? ढेला होता है, ठीक है ना। एक पत्थर को ले लीजिए और उसको हमको फेंकना है कि पृथ्वी पर वापस लौट करना है, तो उसको हमको कितने वेग से फेंकें? तो हमको भी वेलोसिटी कितनी फेंकना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। और जब हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी तो वापस लौट कर नहीं आएगी, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। और जिस तरीके से स्पेस की जो है मोशन होगा उसी तरीके से वो भी गति करने लगेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है। तो आगे चलते हैं। तो प्लायन वेग के अभी तो थोड़े से ये पूछा होगा कि प्लायन वेग का इसका मान कितना होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। कह रहा प्लायन वेग का मान, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान हमने आपसे पहले बता दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आगे आते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आवर्तकाल को देख लेते हैं। आवर्तकाल को जो है कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कह रहे हैं कि एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है ना। लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी आपको एक कंपन या एक दोलन करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है क्योंकि कैपिटल टी बराबर 1/t होता है, ठीक है ना भैया। आगे आइए, तो आगे बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति की मात्रक आपको हार्टेज पता ही है। तो कह रहे हैं कि किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, पृष्ठ तनाव। आप लोगों को पृष्ठ तनाव पता है, ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव को बात करते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव का डिफिनेशन है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है अपमार्जक पृष्ठ के सिद्धांत पर, अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव कह रहा तेल की पानी की बूंद पर फैल जाते हैं क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। देखिए, कभी भी आप तेल को पानी पे डालिए तो जो तेल होते हैं उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई गिलास है, ये पानी से भरा हुआ है। अब इसमें अगर हम तेल को डालेंगे तो ये तेल ऊपर ऐसे आ जाएंगे, फैले रहेंगे, ठीक है ना, मध्यम से। तो ये तेल अब ऐसे फैल जाएंगे, तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बहुत कम होता है। हमने कहा ना, एक डिस्क्रिप्टिव नहीं, क्विक रिवीजन है। तो यहाँ पर तो सारी चीज़ डिस्क्रिप्टिव हो नहीं सकती भैया, ठीक है ना। उसके लिए आप जाइए और पृष्ठ तनाव संबंधित वीडियो सर्च कीजिए हमारे चैनल विद्यादीप एकेडमी को। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आगे देखिए, वर्षा में जब जल गिरता है तो बूंद का आकृति ले लेता है, किसके कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे आते हैं केस का तत्व, ठीक है ना। क्या करते हैं? केस का तत्व। तो यहाँ भी केस का तत्व का डिफिनेशन नहीं, केस का तत्व को वो बताया गया कि इससे एग्जाम्पल क्या है। तो केस का तत्व के बारे में हम आपको बता देते हैं कि केस का तत्व क्या होती है। जो पृथ्वी की, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नीचे गए होते हैं भैया। जब नीचे गए होते हैं तो वो अपने रंध्रकाओं से, अपने जड़ों से क्या करते हैं? जल को लेते रहते हैं, ठीक है ना। जड़ से क्या करते हैं? लेते रहते हैं, और जड़ से लेते रहते हैं, उनको हरा भरा बनाए रहते हैं। जिस प्रकार से अगर गांव में देखिए, पहले एक ढेबरी हुआ करता था, ठीक है ना। इस ढेबरी में एक ढक्कन लगा होता था। अब एक सूती कॉटन, यहाँ पर सूती कॉटन का एक बाती होता था जो इतना ऊपर लगा होता था, और इसमें मिट्टी का तेल भर देते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे? मिट्टी का तेल भर देते थे। अब मिट्टी का तेल एक कपड़ा सोखता था,
और ऊपर ले जाता था, अब हम नीचे बार देते थे तो ये मिट्टी का तेल नीचे सोखते हुए क्या कर जाता था, ऊपर लेकर चला जाता था। तो वही कह रहे हैं कि लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ना केश का तत्व के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है ना। और केश का तत्व की क्रियाओं के द्वारा पेड़ पौधे शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल के लवण पहुंचा पाते हैं। तो देखिए ये केश का तत्व की क्रिया पर ही निर्भर करता है कि जो लालटेन है मिट्टी तेल के तेल को बत्ती से क्या करता है, ऊपर खींच लेता है। और केश का तत्व के कारण ही जो हमारे पेड़ पौधे की जड़ होती हैं वो पहले पानी के लवणों को अपने तनों से पत्तियों में देते हैं, और पत्तियों से देखिए उनके तनों में क्या होती रहती है, विकास होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा जाता है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्विक रिवीजन के लिए है, ठीक है ना, एकदम क्विक, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं बस वहीं से बात किया जा रहा है और कहीं से बात नहीं होगी। आगे देखिए प्रेशर दाब की बात करते हैं, तो प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दाब किसे कहते हैं हम इसको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रेशर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है ना। सीधे जान लीजिए किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, ये मान लीजिए कोई भैया सतह है, एक फिक्स सतह ले लेते हैं, इतना केवल फिक्स है, ठीक है ना, इतनी सतह ले लेते हैं और इस पर बल लगाते हैं, इस पर हम इसे मान लीजिए बल लगाते हैं, तो जो इस पर नीचे वाले पर जो प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, दाब हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर क्षेत्र ज़्यादा है और वजन कम है तो दाब का प्रभाव कम होगा, और क्षेत्रफल कम है और वजन चाहे कम होगा या ज़्यादा होगा लेकिन दबाव का प्रेशर अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा यहाँ से, तो बल को P से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी बल को नहीं, दाब को, बल को तो F से, तो दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर F अपान A होता है, ठीक है ना। दाब भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक आपको पता है, अगर ऊपर बल है तो न्यूटन और नीचे क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ ये रखिएगा, यहाँ जो दाब है वो एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दाब बढ़ेगा तो एरिया घटेगा और एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा। लेकिन अगर दाब बढ़ेगा तो पूछेगा अगर किसी क्रिया में दाब बढ़ेगा तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि दाब बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा, बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन घटेगा क्या, आपका एरिया, ठीक है ना, घटेगा क्या, एरिया, और एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा, तो दाब घटेगा तो बल भी घटेगा, क्या घटेगा, बल भी घटेगा। आगे देखिए ये सब इफेक्टिव चीज़ें हैं, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, ठीक है ना, कि किसी वस्तु के दाब बढ़ाने पर उसके आयतन, उसके जो है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। आगे देखिए दाब और क्षेत्रफल के व्युत्क्रम संबंध, ठीक है ना, संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल, एक मिनट रुकिए भी, कह रहा है दाब और क्षेत्रफल के व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं, कम क्षेत्रफल वाली क्या करती हैं, अधिक दाब डालती हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद क्या करना है भैया, आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं वाई, यहाँ कर लेते हैं जिससे क्लियरिटी दिखाई पड़े, किसी को कोई असुविधा ना हो भैया, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखिए क्विक रिवीजन के लिए स्पेशली हम प्रयास करें कि ग्रुप डी के लिए क्विक रिवीजन है, यहाँ से तो 2-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, तो आप इसको 1-2 बार देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। टोटल 12 पेज हैं, तो प्रयास करेंगे 2-2 पार्ट में आपके डाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए वाय दाब मापी को क्या कहते हैं, बैरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसकी सहायता से मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है।
आपसे पूछा जाएगा कि मौसम का जो है पूर्व अनुमान क्या करता है। आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर क्या है, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी है, और बैरोमीटर से ही क्या होता है भैया, आपका क्या होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है ना। कह रहे हैं किसी भी वायु दाब में शीघ्रता नमी आना उस क्षेत्र के लिए आंधी तूफान आने का क्या है, आंधी तूफान या तेज हवा आने का संकेत है। यदि कोई मान लीजिए प्लेस है और यहाँ पर शीघ्र ही नमी आ जाती है, शीघ्र ही क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र पर आंधी तूफान या तेज हवाएं आएंगी, इस क्षेत्र पर आंधी तूफान और तेज हवाएं आएंगी। यहाँ तरंग दे रखा है वेव, ठीक है ना, क्या दे रखा है, वेव, ठीक है ना। तो वेव दे रखा है, श्रृंग और गट्ट के विक्षोभ को ही तरंग कहते हैं। तो यहाँ तरंगों को लेकर नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमको देखना है, क्या देखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है ना। तो आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एक पार्ट में और पूरे ये क्या हो जाएगा, पूरा साइंस आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।